हेलो स्टूडेंट्स, आइए वैद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अगले हेडिंग देखते हैं वैद्युत चलन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चलन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, परमाणु संरचना पे आते हैं। परमाणु संरचना क्या होती है? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होते हैं, N और P दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर बंद विद्युतीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर बंद विद्युतीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के द्वारा लगाए गए, चूंकि नाभिक धनावेशित होता है प्रोटॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं और प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, जिसके कारण नाभिक भी धनावेशित होता है। तो धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल से बंधे होते हैं और एक निश्चित कक्षा में, बंद विद्युतीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम संबद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, संबद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए ही बाध्य होते हैं, बंधे होते हैं। इसके अतिरिक्त पदार्थ में या धातुओं में कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे पदार्थ में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पूरे पदार्थ में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पूरे पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो पूरे पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम एल्यूमिनियम ले रहे हैं। एल्यूमिनियम एक धातु है, इसके अंतिम कक्षा जो पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला अंतिम कक्षा है, इस अंतिम कक्षा से ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इस अंतिम कक्षा से ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। किसी भी ये तीनों जो होते हैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हीं का स्थानांतरण हो सकता है। बाकी इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से अपनी कक्षा को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जो कि फुलफिल होगी, पूर्णता भरी हुई होगी। तो उस स्थिति में ये स्थायी हो जाता है। जब स्थायी हो जाता है तो ये क्रिया नहीं करता है, अर्थात अपना तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं लेगा। कब तक ये क्रिया करता है? जब तक ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, क्योंकि यही 3 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्रियाशील इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के द्वारा ये क्रिया करता है। तो जब हम किसी वाह्य स्रोत द्वारा इसको ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देने पर यही 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। किसी भी पदार्थ से, किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ का आयनन विभव कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आयनन विभव के बराबर जब हम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इसको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे बाहर से, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित हो जाएंगे। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम पर क्या आ जाएगा? +3 चार्ज। इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं। इसके जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन अब पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, ज्यादा है, तो
ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन समझ में आया क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा लगाए गए कृष्ण बल से बंधे होते हैं उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन संपूर्ण पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। यदि पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो धारा प्रवाह का कारण है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनको चालक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, इनको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, चालक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चालक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्योंकि किसी पदार्थ में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आती है, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक, जिस पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा। किसी पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा, वो कंडक्टर होगा। ठीक है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी वो सब बैड कंडक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, अचालक होगा, क्योंकि उनमें चालकता तो है नहीं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो चालकता भी नहीं होगी। ठीक है, तो यही हमारा वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में केवल ये दर्शाना है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाने के लिए बाध्य होते हैं, बंधे होते हैं, उनको हम बंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अतिरिक्त पदार्थ में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे पदार्थ में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये सभी चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और धारा का प्रवाह इन्हीं चालक इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। ठीक, तो अब अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम चालक को परिभाषित करें, इसको अपने से लिख लेना रहेगा। जो नोट्स बनाते हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं वो इसको अपने आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का हमने पूरा रिजल्ट दिखा दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है पूरा बता दिया। अब इसके आधार पर हम चालक बताएं, चालक की परिभाषा बताइए, चालक की डेफिनेशन बताएं, चालक को डिफाइन करिए। तो चालक क्या होंगे, वे पदार्थ जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सभी चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो धातुओं में पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं जो होती हैं विद्युत की चालक होती हैं। अचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं अचालक कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं वो सभी अचालक कहलाते हैं। ठीक, और तीसरा अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अनुपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, किंतु कुछ परिस्थितियों में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये बताएंगे और उसके बाद चालक, अचालक, अर्धचालक तीनों को डिफाइन करेंगे, तब जाकर हमारा पूरा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो पहले हमने क्या दर्शाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है, और उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या की गई। अब अगर इससे पूछा है कि अच्छा चालक कौन होता है, व्हाट इज गुड कंडक्टर, अच्छा चालक क्या है, तो अच्छा
जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अथवा पाए जाते हैं। ठीक। अचालक क्या होते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाए जाते हैं किंतु मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा अथवा व्याख्या। ओके, अब यदि ठोस चालक होते हैं, ठोस धातुएं होती हैं, तो धातुओं में जो धारा का प्रभाव होता है वो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धातुओं में जो धारा का प्रभाव होता है, चूंकि धातु ठोस होती हैं तो सभी ठोस धातुओं में धारा का प्रभाव ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। द्रव और गैसों में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। द्रव और गैसों में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, और इसमें विद्युत धारा का प्रभाव धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के कारण होता है। द्रव और गैस में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, और इनमें धारा का प्रभाव धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का होता है, जिन्हें हम लोग आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ में धनायन और ऋणायन दोनों बनते हैं, और धारा का प्रवाह दोनों आयनों की गति के कारण होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि ठोस चालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धनायन के कारण, ऋणायन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण अथवा तीनों। तो ठोस चालक है तो हम केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। ठीक है, द्रव अथवा गैस है, चालक है, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो धनायन और ऋणायन दोनों का कारण होता है। वैसे गैसें तो प्राय विद्युत की कुचालक ही होती हैं। गैसें जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती है, विसर्जन के कारण उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक। ओके, धन्यवाद।